देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी की घटनाएं आप देखिए। 3 मई को नीट का विषय उठता है। 13 मई को केजरीवाल जी जेन जी को भड़काने का नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं। 15 मई को चीफ जस्टिस का बयान जेन जी को के बारे में आता है, जो ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं है। उसके बाद 16 मई को फाउंडर अभिजीत जी कॉकरोच पार्टी, जो उन चीफ जस्टिस के शब्दों को पकड़ के पार्टी बनाते हैं। और ये जो अभिजीत चिपके हैं, ये पहले आम आदमी पार्टी कन्वीनर थे और ये आम आदमी से जुड़े हुए हैं, और इनके ऊपर कश्मीर में अलगाववादियों को भड़काने का एफआईआर भी दर्ज है। और जो दूसरे शेर है इनके, अर्पित शर्मा, जो ध्रुव राठी के चचेरे भाई हैं। ध्रुव राठी क्या है बता ही सकते हो। तीसरे इनके शेर है नवीन शेख, जो यूएई में है। चौथे एक शेर है इनके मेघनाथ, जो न्यूज लॉन्ड्री के बिल्कुल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं दिल्ली विधानसभा का। हाँ, नहीं, न्यूज लॉन्ड्री क्या करती है ये सबको, जब ये 20 मिलियन युवा है तुमको सब पता है। तो इस तरह का ये इनका कार्य है, और ये फॉर्म भरवा रहे हैं। हमारे युवाओं का डाटा यूज कर कर उसका मिसयूज करेंगे पंजाब के चुनाव में। ये आम आदमी और कॉकरोच पार्टी एक ही है, ये 7 दिनों में ये भी साबित हो चुका है। लेकिन राम कुमार जी, एक ऊबन तो देखने को मिल रही है, खासकर युवाओं में सरकार से एक भरोसे की कमी। नीट की परीक्षा 2024 में भी, इस बार भी पेपर लीक हुआ, 20 लाख से अधिक बच्चों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो युवा तो अब नया विकल्प तलाश रहे हैं, उनको एक पार्टी मिल रही है, समर्थन कर रहे हैं। इसमें गलती क्या है, इसमें अपराध क्या है? कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। आम आदमी भी नई पार्टी आई थी, क्या क्या बोल के आई थी, उनकी ये चचेरी बहन है, कोई इतराज नहीं है इसमें, कोई एतराज नहीं है पार्टी। और लेकिन पार्टी के चारों फाउंडर तो भारत में के अंदर धरती पर है ही नहीं इस वक्त, ऑनलाइन। और ये लोग, इनका दीपक का मेन काम ही यही है। वहां यूएई में भी बैठ के ये खुद अमेरिका में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन रजिस्ट्रेशन के तौर पे काम करता है। उनका नैरेटिव क्रिश्चियन पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल ओपिनियन से देने का कार्य है इनका, ये एक्सपर्टीज है इनकी। ध्रुव राठी भी एक्सपर्ट है, अर्पित शर्मा भी एक्सपर्ट है, मेघनाथ भी एक्सपर्ट है। तो ये है, इनके कार्य है। लेकिन हम तो अपने युवाओं को कहेंगे, अपना डाटा देने से पहले सोचिएगा, अपने खतरा अपने डाटा पर ना आए। और हम कोई चीफ जस्टिस के बयान का भी सपोर्ट नहीं कर रहे, और नीट का जो खतरा हुआ है उसका भी सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो हुआ है। वो किसके कार्यकाल में हुआ, उसमें बचने के लिए वो दूसरे दौर पे बोलेंगे, लेकिन वो हुई चीज को। चलिए राम कुमार जी आपके पास आएंगे सर। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। मनस्वी थापर जी के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनस्वी जी, इस नए दल को लेकर आपका क्या विचार है, क्या मानना है? 20 मिलियन की संख्या सर कम नहीं होती, 2 करोड़ लोग। और अभी जो चर्चा चल रही थी कि हो सकता है, जैसे बीजेपी से जुड़े लोग कह रहे थे कि ये जो फॉलोअर्स हैं ये पड़ोसी देशों के भी हो सकते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश के। लेकिन इस पार्टी के जो संस्थापक हैं उन्होंने बकायदा आंकड़े जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि उनके 90% से ज्यादा जो समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं, वो इंडियन ही हैं। तो उनकी सत्यता पर सवाल ना उठाया जाए। आपका क्या मानना है इस पार्टी को लेकर और उनके फॉलोअर्स को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक इंस्टाग्राम का एक प्रोफाइल है। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करने के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर लोगों के थ्रू आप रजिस्टर करते हैं। ये कोई प्रक्रिया नहीं, ये कोई भी प्रक्रिया इन्होंने फॉलो नहीं की। एक मीम से मूवमेंट अगर बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया एक पेज बना, प्रोफाइल बनी, उसमें 20 मिलियन लोग जुड़ गए, 2 करोड़ लोग जुड़ गए, अगर हम बात करते हैं। पर इसका मतलब कहीं पे भी ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो ये जो लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है मनस्वी जी ना, राजनीतिक दलों की शुरुआत तो भी छोटे छोटे आंदोलनों से, मुहिमों से तो होती है। नहीं, पर ये पार्टी तो नहीं हुई ना। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप इलेक्शन के लिए जाते हैं, आप 2 तरीके से इलेक्शन लड़ सकते हैं। या तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरीके से लड़ सकते हैं इलेक्शन, या आप इलेक्शन कमीशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो स्पेसिफिकली बनी हुई है उसके थ्रू आप रजिस्टर होते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, तब आप इलेक्शन लड़ सकते हो। आपको सोशल मीडिया में आपने एक ग्रुप बना लिया, प्रोफाइल बना ली, पेज बना लिया, उससे आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं रिकॉग्नाइज किए जाते हो। आप एक इससे बैंक अकाउंट भी नहीं खुला सकते हो, आप इससे कोई
कोई इवेंट भी नहीं कर सकते हो जहां पे आपको पेमेंट करनी हो। आपका ठीक है, प्रोफाइल बन गया, आपको मूवमेंट मिल रहा है, आपके लिए डिबेट हो रही है, ठीक है। इससे ना ही बीजेपी को घबराने की जरूरत है, ना ही कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को खुश होने की कोई खास जरूरत है। ये एक युवाओं ने एक चीज बनाई है जो एक मूवमेंट की तरह बनी है, जहां पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। मुझे तो इसमें गलत नहीं लग रहा। ये एक अच्छी बात है कि हमारे भारत का युवा जो है वो प्रश्न पूछ रहा है, वो सवाल पूछ रहा है, कि वो देखना चाह रहा है हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, और उस दिशा में जाते हुए अगर हमारा युवक राजनीति की तरफ डिस्कशन कर रहा है, तो इसमें मेरे को नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसका बैकग्राउंड अगर बीजेपी से भी होता है, या कांग्रेस से भी होता है, या आम आदमी पार्टी से भी होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ना चाहिए कि वो आज मैनिफेस्टो की बात कर रहा है, वो बता रहा है कि कैसे नीट एग्जाम में तकलीफें हो रही हैं, कैसे रोड हमारे खराब है, कैसे भ्रष्टाचार हमारे देश में बढ़ा हुआ है, तो वो सवाल उठा रहा है। चाहे वो कॉकरोच पार्टी हो या कीड़ा पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि सवाल उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे, ये बुनियादी बात है। क्या लोग इस मूवमेंट से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे, वो बुनियादी बात है। क्या इनके जो प्रश्न है उसके उत्तर जो पार्टी सरकार में है वो उत्तरों को दे पा रही है कि नहीं दे पा रही। प्रश्न उनके अगर गलत हैं तो वो एंटी नेशनल है। प्रश्न अगर उनके फॉलोअर्स सारे के सारे पाकिस्तान से भी हो, पर उनके प्रश्न अगर हमारे देश के हित के लिए सही है, तो वो बिल्कुल सही चीज होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमको ऐसा कोई डरने की जरूरत है। भारत बहुत बड़ा देश है, एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल या पोस्ट हमारे देश को छोटा नहीं कर सकता। तो बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया बिल्कुल चाहे फॉलो, बिल्कुल तो उस सच्चाई को तो कोई भी इनकार नहीं कर रहा है मनस्वी जी कि एक राजनीतिक दल खासकर भारत में अगर आपको बनाना है और चुनाव जीतना है तो उसके लिए आपका संगठन मजबूत होना चाहिए, बूथ स्तर तक आपके लोग होने चाहिए। और ये तो सिर्फ सोशल मीडिया की भीड़ भर है, लेकिन इस भीड़ पर और इस भीड़ के भविष्य पर हम बात कर रहे हैं। हम चलते हैं कुणाल बिहारी जी के पास। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, विपक्ष का तो काम जो था वो तो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है, तो क्या हम मान के चलें कि कांग्रेस पार्टी सही से नीट वाले मामले को लेकर या बाकी और मामलों को लेकर घेर नहीं पा रही थी सरकार को, इसीलिए युवाओं को लगा कि ये नया दल है, ये हमारी मांग सही से उठा सकता है, इसलिए इनको समर्थन दे रहे हैं? क्या इसे हम विपक्ष की भी एक असफलता मान सकते हैं? कि मैं यहाँ एक दो बात से आपको शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि जो कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड रहा नीट पे, आपने देखा होगा कि जब पहली बार नीट जब एग्जाम में धांधली होता है तो सड़क पे उतर के प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट करते हैं, और जंतर मंतर से 70-80 सांसद के साथ उनको घसीट के ले आके उनको बंद कर दिया जाता है जेल में, और लगभग 6 घंटा जेल में रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का स्टैंड कमजोर है इस पे। जहां तक ये बात है कि कॉकरोच जो पार्टी बनी है उसको लेके, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की चचेरी बहन है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग जानता है कि आम आदमी पार्टी जो है उसको बीजेपी का संतान कहा जाता है, तो इस नाते से बीजेपी और आपका जो रिश्ता है वो आपका बेटी ही है। दूसरी बात जो विश्लेषक जी कर रहे थे मनस्वी जी, इसे डरने की बात नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी जो बना है वो जेनजी का गुस्सा तो कम से कम दिखाता ही है, और इस गुस्से को, और ये जो गुस्सा किसके खिलाफ है, सत्ता पक्ष के खिलाफ है, तो सत्ता पक्ष को इससे डरने की जरूरत है। और यह एक पैरामीटर है, ये एक इंडिकेटर है कि इस देश का जो युवा है वो वर्तमान सरकार से नाराज है, वर्तमान सरकार से खुश नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसको सीजीआई के बयान की तरह सिर्फ नहीं देखा जाए, एक पूरा इकोसिस्टम है जो ऐसे बयान को दिलवाता है, उस बयान को प्रोटेक्ट करता है। बस मैं 1 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा। आप देखिएगा क्यों बजरंग दल के लोग या ऐसे लोग जो विवादित बयान देते हैं अब बहुत सेफ फील करते हैं कि ऐसे बयान दे पाए, क्योंकि एक इकोसिस्टम है जो प्रोटेक्ट करता है। सीजीआई ने यह बयान दिया कि लेकिन कुणाल जी, सीजीआई को, वो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हें किसकी सुरक्षा की जरूरत है? जी मैं यही बताना चाहूंगा, बहुत सारी बातें हैं। आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप लोग सब लोग ईंधन का यूज करना बंद कर दिए, और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस है वो साइकिल पर चलना शुरू कर देते हैं। जब न्यायमूर्ति ही जब सत्ता से प्रभावित होने लगे तो हम लोग उसको मैनेज्ड जुडिशियरी ही कहते हैं। यहाँ पे मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि पूरे दुनिया में, मैं इंटरनेशनल रिलेशन का पीएचडी का विद्यार्थी भी हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि दुनिया में जहाँ किसी को एक्सक्लूड करना होता है तो सबसे पहले उसको डिह्यूमनाइज करना पड़ता है। एक व्यक्तिगत एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँ,
जब जेएनयू से बजट काटना हुआ तो जेएनयू के लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग करके डिनोमिनाइज किया गया ताकि उनके बजट काटने को जस्टिफाई किया जा सके। ये तो पूरा कॉकरोच का मामला है। चलिए कुणाल जी आपके पास आएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए और भी कई सवाल हैं। इस नए दल जो सोशल मीडिया पर ही दल है उसके जो संस्थापक हैं उनके पुराने पोस्ट वायरल हो रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ थे। उस पर भी उस सवाल का जवाब लेंगे आपसे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास भी चलते हैं। प्रदीप जी आपका क्या मानना है, क्या सरकार के खिलाफ गुस्सा है युवाओं में और उस गुस्से उस उबाल का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है इंस्टाग्राम पर? वैभव मिश्रा जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक है, तो मैं सुन रहा था पूर्व के वक्ताओं की बात और इस कार्यक्रम में आने से पहले मैंने कुछ डेटा खोज के रखा है जो कि मैंने देखा। इसी तरह के नाम की एक पार्टी ग्रीस में बनी थी 2006 में। पता है वो पार्टी क्या वादा करती थी? वो पार्टी वादा करती थी कि हम दिन में 2 बार सूरज सनसेट कराएंगे। ठीक है, 2 बार सूरज को हम डुबाएंगे दिन में। और जब चुनाव आया तो कहती थी प्रत्येक व्यक्ति को हम बियर भी देंगे। वो ग्रीस की पार्टी थी, ऐसे ही फन वाले नाम वाली पार्टी थी। फिर एक पार्टी बनी यूक्रेन में 2019 में, उसमें एक टीवी कलाकार थे। वो उस टीवी थीम का जो परिपेक्ष था कि वो टीचर है, वो भ्रष्टाचार से लड़ते हैं। फिर एक दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे बोला कि मैंने जो है सपना देखा है कि मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति बन गया हूं और अगला चुनाव हुआ, वो चुनाव लड़े और वो जीत गए, जो कि इस समय वर्तमान वहां के राष्ट्रपति। वो पहले टीवी कलाकार थे। फिर उसके बाद 2010, 11, 12, 13, 12 तक आपने देखा कि एक पार्टी भी जन्मी और वर्तमान जिसकी हम चर्चा के लिए बैठे हैं उसका इससे संबंध क्या निकल के आया है। एक टर्म यूज होता है डिजिटल इकोनॉमी में या डिजिटल वर्ल्ड में जिसको बोलते हैं डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब होता है कि जो स्थापित चीजें हैं या जो स्थापित बातें चल रही हैं उसमें आप कोई ऐसी सेवा लेकर के आते हैं कि बहुत सारे ग्राहक अचानक से आपके पास जाते हैं। ये सेवाएं पहले बाहर भी चलती थी, लेकिन अभी जो है ओला और उबर जब आई थी यहाँ पे तो उसको बोला भाई टैक्सी यूनियनों का खात्मा हो जाएगा, लोग नहीं जुड़ेंगे, केवल अमीर जुड़ेंगे। लेकिन व्यवस्था कैसी हुई? फिर उसके बाद बाइक आ गई और अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति चुनाव में एक वहां की सेलिब्रिटी थी, है मतलब अभी जीवित थी, काइली करके उनका कुछ नाम है। मैं चूंकि उतना इंटरेस्ट है नहीं इनमें तो नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। उनके ट्विटर पे 2 करोड़ फॉलोअर हैं और इंस्टाग्राम पे 3 करोड़ फॉलोअर हैं। अमेरिका की पूरी आबादी 34-35 करोड़ के आसपास है और उनको जब चुनाव हुए तो उनको कितने मत मिले थे? 70,000। तो आपके प्रश्न पे आते हैं कि क्या लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं? हमारे देश में प्रदर्शन करने अपनी व्यक्तिगत हैं और ऐसा नहीं हुआ है कि वो हुए नहीं है। दल के भी लोगों ने ऑर्गेनाइज के निर्भय से जब हुए थे तो वहां पर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। ये फुल्ली फैक्ट का एक हिस्सा है। जिस तरह देखिए ये जो 13 मिलियन आप अगर बोले इसी शॉर्ट का मुझे इंस्टाग्राम पे आप दे दीजिएगा, इसी शॉर्ट का रील अगर आप इसको डालते हैं और मैं आपको 4 दिन के अंदर उस पे 1 मिलियन व्यूज ले दिखा दूंगा। चाहे तो आपके प्रोग्राम के माध्यम से हम ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.